बीजेपी ने भी हाल ही में महापौर जो पद के उम्मीदवारों की घोषणा की है, साथ साथ नेता सदन की भी की है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई है। बात करने के हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो इन्होंने नियुक्ति की है? क्या भ्रष्टाचार, जो आपने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, क्या उसका बोलबाला ये कहा जाए? देखिए, काफ़ी गंभीर बात है और बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली वालों का कि इतने सारे पार्षदों के अंदर भाजपा को ये दो पार्षद मिले जिनका रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। और ये दोनों लोग महापौर और नेता सदन के पद पे नियुक्त हुए हैं। जैसा आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाया कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इन्हीं के द्वारा दाखिल किए गए कागज़ों को बता रहे हैं कि जब 2017 में इन्होंने चुनाव लड़ा तो इनके पास कितनी संपत्ति थी और कितना पैसा था। और 2019-20 में जब इन्होंने खुद एमसीडी के अंदर डिक्लेरेशन किया कि इनके पास कितनी संपत्ति है, तो उसके अंदर करीब 3 से 4 गुना का उछाल जो है वो आप देख सकते हैं। इनकी संपत्तियां 2 थी, उससे बढ़ के काफ़ी संपत्तियां बढ़ गई इनकी। इनकी जो मूवेबल एसेट्स थे वो भी इनके पास जो है वो दुगने हो गए। तो वो इंद्रजीत शेरावत हैं जिनको इन्होंने नेता सदन बनाया है, जो कि गंभीर बात है। और मुकेश सुरयान जो इनके महापौर हैं, जिनको अभी इन्होंने महापौर बनाया है, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, तीखी टिप्पणी की थी। उनको जेल तक भेजने की बात की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलोजी मांगी थी कोर्ट में, तब जाके जो है इनको कोर्ट ने छोड़ा था। और इनके ऊपर आरोप था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस को बचाने के लिए अफसरों के ऊपर दबाव बना रहे थे, उनको जान से धमकी दे रहे थे, जान से मारने की। यहाँ तक कि इन्होंने उस एरिया के डीसी विश्वेंद्र जो थे उनका ट्रांसफ़र भी कराया। और फिर बाद में लोगों को बताते हुए घूमते थे कि हम जब डीसी का ट्रांसफ़र करा सकते हैं तो किसी इंजीनियर और किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हमारे मामलों के अंदर दखल नहीं देना चाहिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि इस तरीके की छवि के लोगों को भाजपा ने इतनी अहम जिम्मेदारी दी है। तो हमने आज ये कहा है कि भाजपा जो है इनको इस पद से हटाए और जो है बेहतर लोगों को जो है इस पद पे लेके आए। सर, एमसीडी का भ्रष्टाचार की अगर बात करूं, हाई कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी जिसमें कहा था कि कुछ प्रॉपर्टी सीज की जाए और सैलरी दी जाए जो एमसीडी एम्प्लॉयज़ को। तो ये सर काफ़ी गंभीर मुद्दा आया था, हाई कोर्ट की टिप्पणी थी। तो क्या ये माना जाए कि एक तरफ जहां सैलरीज नहीं है देने के लिए, एक तरफ दिल्ली सरकार भी कई बार एड दे चुकी है, 1000 करोड़ के आसपास दिया था। तो ये माना जाए कि क्या वाकई जो रेवेन्यू जनरेशन है एमसीडी वो नहीं कर पा रही है? देखिए, एमसीडी के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप देखिए, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नगर निगम के निकाय हैं, इंदौर के अंदर हैं, उज्जैन के अंदर है, सूरत के अंदर है, गांधीनगर के अंदर है, जितने भी बड़े शहर हैं, महानगर है, बॉम्बे है। मतलब बॉम्बे के अंदर जो इनका नगर निगम है, मुंबई का नगर निगम जो है, बीएमसी जो है, उसका बजट दिल्ली के बजट से भी ज़्यादा है। आप समझिए कितना रेवेन्यू वो लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि सारा प्रॉपर्टी टैक्स आप लेते हैं। इतनी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारा आपके पास आता है। रोड टैक्स आपके पास आता है। जितना भी पूरी दिल्ली के अंदर पार्किंग है वो सारा पैसा एमसीडी के पास आता है। जितनी दुकानें हैं, जितनी कमर्शियल वो हैं, उनकी जो क्या कहते हैं, कमर्शियल लाइसेंसेस जो होते हैं और जो ट्रेड लाइसेंसेस होते हैं, रेस्टोरेंट के जो फूड लाइसेंस होते हैं, सब इनके पास पैसा आता है, लाइसेंसिंग फीस आती है। और सबसे बड़ा रेवेन्यू अर्निंग इनके पास जो है एडवर्टीज़मेंट से आता है। जितने भी दिल्ली के अंदर आप देखिए, मुझे लग रहा है हज़ारों हज़ार बिल बोर्ड्स हैं। आप किसी भी वेंडर से पता कर लीजिए, एक बिल बोर्ड का 1 महीने का किराया 1 लाख से 2 लाख रुपए। वो सारा का सारा पैसा जो एमसीडी के पास आना चाहिए वो एमसीडी में नहीं पहुंचता, वो पार्षदों द्वारा और अफसरों द्वारा लूटा जाता है। तो आप जनता से तो पैसा ले रहे हैं। देखिए, कोई आदमी अगर अपना मकान बना रहा है दिल्ली के अंदर, तो कॉलोनी से कॉलोनी अगर आप कंपेयर करें तो वो एक लेंटर के 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक के लेंटर का पैसा देता है। उसकी जेब से तो जा रहा है। अब वो पैसा अफसरों के पास जा रहा है, पार्षदों के पास जा रहा है, ये बात सब लोग जानते हैं। अब वो पैसा अगर एमसीडी में आ जाए और उसके लिए निर्धारित कानून बना दिए जाएं तो वो पैसा आ सकता है, मगर मंशा नहीं है कि वो पैसा आए। वो पैसा इसलिए जो है, आप देखिए कितनी मारा मारी होती है पार्षद को चुनाव में जीतने की। जिस पार्षद के जीतने के बाद उसको तनख्वाह नहीं मिलती, कोई गाड़ी बंगला नहीं मिलता, उसके लिए इतनी मारामारी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर
बहुत बड़ी लूट है, और जब तक आप इस लूट को बंद नहीं करेंगे एमसीडी की तिजोरी जो है वो खाली रहेगी। और ये सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है, कोई और इसका कारण नहीं है। सारे नगर निगम निकाय जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, मगर दिल्ली नगर निगम पैसों के मामले में भी बहुत बुरा है। और जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ़ सफाई, उसमें भी दिल्ली जो है बहुत पीछे आता है। मतलब इंदौर जैसे शहर, सूरत जैसे शहर, वडोदरा जैसे शहर जो है वो आगे हैं। दिल्ली में ही अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है काउंसिल जो है वो शुरू में आता है उसी दिल्ली के अंदर। मगर उसी दिल्ली के अंदर जहाँ पे चुनाव होते हैं, जहाँ पे तीनों जगह भाजपा की सरकार है, वो बिल्कुल आखिरी पायदान के अंदर जो है, ईस्ट एमसीडी हो, नॉर्थ एमसीडी हो, साउथ एमसीडी हो, तो इससे दिल्ली की बदनामी होती है। जो दिल्ली के अंदर बाहर से लोग आते हैं या दिल्ली के लोग भी हैं, वो नहीं जानते कि नगर निगम में कौन है, क्योंकि आप देखिए इनके कोई नाम नहीं है, काउंसलरों के कोई नाम नहीं है, महापौर कौन है किसी को नहीं पता होता। आपको सिर्फ ये पता है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो कोई भी आपको सड़क पे गंदगी दिखती है, कूड़ा दिखता है, गाय भैंस पशु दिखते हैं, कुत्ते दिखते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिल्ली सरकार को कोसते हैं, जबकि ये सारे के सारे काम जो है नगर निगम के अंदर हैं। तो इसका मतलब ये कहा जाए कि अब आगामी चुनाव भी है तो नगर निगम के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है, प्लस साथ साथ बीजेपी ने जो चेहरे बदले थे वो एक बहुत बड़ा रीज़न था। भ्रष्टाचार चूँकि हो रहा था, इस बात को ध्यान में रखकर बदले गए थे। देखिए, अगर आप किसी भी सामान्य नागरिक से पूछेंगे कि भाई आपकी 5 समस्याएं बताइए, तो कोरोना की समस्या को तो आप अलग रख दें क्योंकि तो एक अलग समय की समस्या है, तो वो सारी वो कहेगा कि मेरे घर के आसपास की सड़क टूटी हुई है, मेरे घर के सामने जो पार्क है इसके अंदर माली नहीं आता, वो बोलेंगे कि यहाँ पे गड्ढे हो रखे हैं, वो कहते हैं हमारी नाली की सफाई नहीं होती, वो कहेंगे यहाँ पे आवारा कुत्ते जो हैं वो घूमते रहते हैं, वो हमारे बच्चों को काट लेते हैं, कोई कहेगा कि हमारे यहाँ आवारा गाय होती हैं, वो पूरे जगह जो गंदगी फैलाती हैं। सारे पेड़ों की छटाई को लेके लोगों की समस्याएं, सारी की सारी ये जो समस्याएं हैं सीधा सीधा एमसीडी की समस्याएं हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुख है दिल्ली सरकार में रहने के बाद, वो ये है कि हम दिल्ली को उस तरीके से चमका नहीं पा रहे हैं जिस तरह से हमारी आशा थी। उसका बड़ा कारण है कि ये जो बिल्कुल बेसिक लेवल के काम हैं, जो लोगों की ज़िंदगी से सीधा जुड़े हुए काम हैं, जो उनकी सबसे पहली समस्याएं हैं, वो सारी एमसीडी के पास हैं। तो हमारी ये बड़ी तीव्र इच्छा है, और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बहुत ये प्रबल इच्छा है कि एमसीडी को अगर हम आम आदमी पार्टी के अंदर ले आएँ तो ये सीमलेस थोड़ी सी गवर्नेंस हो जाए। ये जो हर रोज़ की समस्याएं हैं इसको एक बार हम दूर करने के लिए जो है एक नीचे से लेकर ऊपर तक एक पॉलिसी बना सकें। पिछली बार भी जब 2017 में चुनाव हो रहा था, हमें बहुत उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी के अंदर जीतेगी, क्योंकि जो पार्षद थे वो ज़्यादातर मुझे लगता है भाजपा से थे। लोगों के मन में पार्षदों के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था, काफ़ी रोष था। लोकली लोग अपने पार्षद का नाम जानते हैं और उसका जो है कार्यशैली जो है, उसके काम करने का तरीका है, वो समझते हैं अच्छी तरह से। विधायक को ना भी जाने, वो पार्षद को ज़रूर जानते हैं, पार्षद उनके ज़्यादा नज़दीक है। और ये पार्षद इतने बदनाम थे अलग अलग कारणों से, कुछ लोग काम ना करने की वजह से बदनाम थे, कुछ लोग अपने भ्रष्टाचार की वजह से बदनाम थे, कुछ लोग बदतमीज़ी गाली गलौज के कारण बदनाम थे, कि भाजपा की लीडरशिप को लगा कि अगर इन लोगों को दोबारा से चुनाव मैदान में उतारा गया तो लोगों का गुस्सा जो है वो भाजपा पे निकलेगा और ये लोग नहीं जीतेंगे। तो उन्होंने एक नारा दिया, नए चेहरे नई उड़ान, दिल्ली मांगे कमल निशान। और इन्होंने अपने सारे पार्षदों को बदल के नए लोगों को टिकट दिया, इस उम्मीद में कि नए लोग आएंगे, साफ़ सुथरे चेहरे आएंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, कॉरपोरेशन के अंदर एफिशिएंसी आएगी, नए लोगों के अंदर काम करने का जज्बा होता है। मगर ऐसा हुआ नहीं। देखने में जो आया वो ये है कि पहले पार्षदों से ज़्यादा भ्रष्टाचारी जो हैं वो नए पार्षद निकले। और हम तो, मुझे तो लगता है कि मैं तो दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका। वसंत कुंज के अंदर एक पार्षद थे, 20 लाख रुपए उन्होंने सरकारी एक अधिकारी से बिल्डिंग बनाने के मांगे। उस सरकारी अधिकारी ने पुलिस में, सीबीआई में कंप्लेंट कर दी। सीबीआई को लगा कि कोई जूनियर इंजीनियर आएगा पैसा लेने, 10 लाख रुपए नकद लेते हुए पकड़े गए, सीबीआई ने पकड़े। सर, वैक्सीनेशन की बात कर लेते हैं। कोरोना काल भी चल रहा है अब तो, हालांकि दिल्ली सरकार ने काफ़ी कंट्रोल भी कर लिया है, 1 पॉइंट से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट है।
वैक्सीनेशन को लेकर तू मैं बड़ी हुई, चाहे सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, मोदी जी की बात करें, आपस में ये मैसेज जा रहा था जनता में कि वैक्सीनेशन कोई भी दे लेकिन दे। देखिए, अगर आप सामान्य जनता की मन की बात करें तो जो चिराग जी आपने बात बोली वो बिल्कुल सही है। लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए और कहीं से भी आए लोगों को वैक्सीनेशन चाहिए। अब क्योंकि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और हर 5 साल में जनता को फैसला करना पड़ता है कि किस सरकार ने आपके लिए काम किया, किसने नहीं किया, इसलिए हम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को बताएं कि हम क्या कर रहे हैं और अगर हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं और उसमें कोई रुकावट है तो वो रुकावट क्या है। बेशक दूर से वो तू मैं दिखाई पड़ती है, सुनाई पड़ती है, मगर वैक्सीनेशन जो है इस वक्त सबसे ज़रूरी है इस वक्त पूरे देश के लिए। थर्ड वेव के बारे में सारे जो साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आगाह कर रहे हैं कि देश के अंदर थर्ड वेव आएगी और पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक आएगी। और आपने जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरे देश में देखी हैं, ऑक्सीजन की कमी हमने देखी है, सबसे आसान उपाय ये है कि आदमी बीमार ना पड़े, उसको वैक्सीनेट करके आप उसको बचा लें। वैक्सीनेशन की बात जब से चल रही है, मार्च 2020 मतलब आज से करीब 1 साल से भी ज़्यादा पहले, मार्च अप्रैल मई का जो समय था उसमें पहली वेव आई, हमारे यहाँ भी आई। और मई 2020 से जो देश दुनिया के अंदर सबसे अग्रणी देश माने जाते हैं, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, यूनाइटेड किंगडम हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब लोग बड़ी बड़ी दवा की कंपनियों के साथ, रिसर्च कंपनियों के साथ करार कर रहे हैं आज से 1 साल पहले से कि आप ये पैसा लीजिए, रिसर्च कीजिए, हम आपको फंड कर रहे हैं, आप रिसर्च कीजिए और हम आपको एडवांस में अपने देश की जनसंख्या के बराबर आपसे हम वैक्सीन एडवांस में खरीद रहे हैं, बुक करा रहे हैं। वो समय हमने उस मौके को गवा दिया। उस वक्त हम ताली, थाली, घंटी इन सब के चक्कर में लगे रहे कि इसी से कोरोना जो है अल्ट्रासोनिक वेव से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देश को ये कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन हमने देश में ही बना ली है और कहा गया कि 15 अगस्त 2020 से वो वैक्सीन लगनी भी शुरू हो जाएगी। अब अगस्त 2021 आ रहा है, वो सारी की सारी बातें जो थी वो सच नहीं निकली। जिस वैक्सीन को कहा गया कि हमने बनाई है वो यूके की कंपनी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की निकली और फिर कहा गया कि क्योंकि ये विदेशी कंपनी है, इनके अपने किरार हैं, इस कारण जो है वो भारत को जो है सप्लाईज जो है वो कम दे रहे हैं। भारत के अंदर ही बनी हुई वैक्सीन के करीब 6.5 करोड़ डोजेज आपने विदेशों में दे दी। बाहर के देश दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, हम अपनी बनाई हुई वैक्सीन बाहर दे रहे हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी गलतियां हुई उससे देश का बहुत नुकसान हुआ। सर, एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 दिन पहले और ये कहा डोर स्टेप डिलीवरी जो राशन की थी उसको लेकर उन्होंने बहुत पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वो खुद पर्सनली प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करते हैं कि इस जो स्कीम को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 72 लाख लोगों की घरों में राशन आएगा, ऑनलाइन आएगा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, इस पर सर क्या है? देखिए, राशन की किसी भी दुकान पे आप जाके कवरेज कीजिए, चाहे वो खुली हो या बंद हो, अड़ोस पड़ोस से आप पूछिए, राशन की दुकान महीने में 1 या 2 दिन ही खुलती है, खोलनी उसको रोज़ है। उनका कमीशन मुझे लगता है कि इस सरकार ने सबसे ज़्यादा किया ये सोच के कि इनको इतना पैसा दे दो कि ईमानदारी से खोलें, उसके बावजूद वो महीने में 1 या 2 दिन राशन की दुकान खोलते हैं। जानवरों की तरह जिस दिन राशन आता है लोगों को वहाँ पे लाइन में लगाया जाता है, भगदड़ मचती है, मारपिटाई होती है, गाली गलौज होती है, सुबह से शाम तक की दिहाड़ी ख़त्म होती है, तब जाके राशन मिलता है। जिसको मिल गया वो खुशकिस्मत है, बहुत सारों को मिलता भी नहीं है, किसी को कम मिलता है।
किसी से ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अन्याय और इतना ज़्यादा करप्शन इस पूरे के पूरे वितरण में है कि वो पूरे देश में एक सी स्थिति है। एक बड़ी साधारण सी इसका तरीका है कि आप पैक्ड राशन, क्योंकि वो कंपनी से पैक होके आएगा तो उसके अंदर से कोई आप चुरा नहीं सकते, उसका वेट मेजरमेंट सब कुछ है। पैक राशन करके उसका आटा या गेहूँ या चावल जो आपको देना है आप उसके घर में जाके दे दीजिए, और उसके अंगूठे का निशान जो है आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ले लीजिए। तो किसके पास गया किसके पास नहीं गया वो तय हो जाएगा। उसको घर पे इज्जत से राशन मिल जाएगा, कोई चोरी नहीं होगी, क्वालिटी के अंदर कोई हेरफेर नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा जो राशन माफिया है ये ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई भी कारण है कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है। मेरा मानना है कि राशन माफिया से साठगांठ होने के कारण, या बीजेपी के कुछ नेता होंगे जिनकी जो है करीबी होगी राशन माफियाओं के साथ, उसके कारण, या मुझे लगता है कि और राज्य सरकारों का दबाव है भाजपा पे कि अगर दिल्ली के अंदर ये मॉडल सफल हो गया तो उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर भी लोग मांग करेंगे कि भाई हमारा राशन भी हमें घर दो और पैक करके दो। तो जो करोड़ों रुपए की जो लूट है राशन माफिया की, जिसके अंदर मुझे लगता है अफसर से लेकर मंत्रियों से लेकर विधायक से लेकर सब लोग लिप्त हैं, ये लूट बंद हो जाएगी। तो ये नहीं चाहते कि ये चीज़ जो है किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, वरना इसका कोई लॉजिक नहीं है। थैंक यू। देखिए, सौरभ भारद्वाज ने खुलकर तमाम बातों पर अपना पक्ष रखा। वैक्सीनेशन को लेकर उनका साफ साफ कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए, तभी यहाँ पर वितरित होगी प्रॉपरली दिल्ली में। इसके अलावा ब्लैक फंगस को लेकर, अनलॉक की सिचुएशन को लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बात रखी। चिराग गोठी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।